नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 3 सामाजिक का है और 8वीं क्लास के विद्यार्थियों लेसन नंबर 3 हम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो अंग्रेज़ों ने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया उसके बारे में हम कर रहे हैं। किस प्रकार से कंपनी ने वहाँ के दीवान बन बैठी, किस प्रकार से वहाँ की नई व्यवस्था उन्होंने लागू की, मुंद्रो व्यवस्था लागू की, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, नील की खेती करवाई, क्या क्या उन्होंने किया, नील का विद्रोह हुआ, इस प्रकार की जो बातें हुई। अब हमने पाठ कल किया था पहली वीडियो में, आज दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं और दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका आज अभ्यास। और अभ्यास के जो प्रश्न हमारे हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इस प्रश्नों को अपने याद करना है, अच्छे प्रकार से याद करके लिख करके इनको समझ लेना। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे और देखिएगा अब स्क्रीन पर प्रश्नों को लेकर आया हूँ मैं। जो पहला प्रश्न हमारा है वो है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। अब निम्नलिखित के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, निम्नलिखित के जोड़े बनाने तो रेत क्या थे भाई, किसान। रेत क्या थे, किसान थे। महाल क्या थे, ग्राम समूह। महाल क्या थे, ग्राम समूह, ठीक है ना। रेत किसानों को कहा जाता था, महाल ग्राम समूह, ग्राम का एक समूह होता था और उसके अंदर महाल होते थे और ये महाल के माध्यम से ही जो अंग्रेजी अधिकारी लोग थे वो कर को इकट्ठा किया करते थे। अब आता है निज क्या है भाई, रेतों की ज़मीन पर खेती, रेतों की ज़मीन पर निज है भाई, निज हमारा है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। निज होता है बागान मालिकों को अपनी ज़मीन पर, निजी अपनी ज़मीन पर खेती करना, और रेती होता है रेतों की ज़मीन पर खेती करना। तो ये पहला प्रश्न जोड़े बनाने थे, अच्छे प्रकार से देख लेना इनको। रेत किसान होते हैं, महाल ग्राम समूह होते हैं, निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती और रेतों की ज़मीन पर खेती। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, खाली स्थान रिक्त स्थान भरने हैं। क्या करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान में देखिएगा कौन कौन से रिक्त स्थान कैसे भरे जाएंगे। यूरोप में बॉन्ड उत्पादकों को खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। अब जो यूरोप के जो लोग थे वो क्या करते थे, नील बनाने के लिए बॉन्ड नामक पौधे से नील का उत्पाद करते थे। लेकिन क्या हो गया, भारतीय नील था वो अच्छा था, अच्छी क्वालिटी थी नील की, और वो नील है अब यूरोपीय जो बाजार थे उनमें पहुंचने लगा था। अब बॉन्ड से बना हुआ जो नील था वो नहीं लिया जाता था, इसलिए उनकी आमदनी का खतरा उनको दिखाई देने लगा। तो क्या आएगा, पहले में यूरोप में बॉन्ड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो इसमें क्या आएगा, नील। अगला है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी। तो 18वीं सदी में किसके कारण, औद्योगिकरण के कारण, भी उद्योगों की ज़्यादा स्थापना हो गई, उद्योग लगने शुरू हो गए। कपड़ा उद्योग वहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग था और कपड़े उद्योग के लिए नील की, कपड़े को रंगीन करने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती थी और भारतीय नील है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। तो 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। क्वेश्चन अगला हमारा, खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो खालिस्तान की मांग से कृत्रिम रंग है, अब कृत्रिम रंग की खोज कर ली गई। अब नील की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बुरा असर पड़ गया, अब नील की मांग है वो घटने लग गई थी। अब नील है वो दूसरी प्रकार का बना लिया गया, कृत्रिम नील है वो बना लिया गया था। अगला है चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन पढ़ा है आपने, चंपारण आंदोलन क्या था, नील बागानों मालिकों के खिलाफ था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त क्या था और इसके मुख्य पहलू क्या थे और इसकी समस्याएं क्या थी। तो ये देखना है आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने क्या बनाया था, एक भूमि प्रबंधक बनाया था। भूमि को प्रबंध करने के लिए, भूमि को अच्छी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को तैयार करने के लिए ये जो स्थायी बंदोबस्त था वो बनाया था, 1793 में लागू किया था। कब लागू किया था, 1793
93 में इसको लागू किया गया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? राजाओं एवं तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? राजाओं को और तालुकदारों को जमींदार बना दिया कि तुम अपनी ज़मीन पर खेती करवाओ, किसी भी तरीके से करवाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर उपज है वो प्राप्त की जा सके। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अब उन्हें किसानों से क्या है? लगान वसूलने। किसान जो खेती करता है उसे लगान वसूलो, उसे लगान लो, कर के रूप में जो पैसा है, अनाज है, वो इकट्ठा करो और उसको अंग्रेजी कंपनी के सौंप दो। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से सुनिश्चित कर दी गई तथा भविष्य में यह राशि बढ़ाई नहीं जा सकती थी। और ज़मीनों की राजस्व राशि भी आपने इतनी, इस ज़मीन का इस फसल में फसल हो चाहे ना हो, इतना रुपया तो आपने सरकार को देना ही होगा और ये राशि भविष्य में बढ़ाई नहीं जा सकती। मान लीजिए आपने हर 1 एकड़ ज़मीन पर 100 रुपये देने हैं या 100 रुपये के हिसाब से अनाज देना है, तो वो आपको देना ही होगा। अभी समस्याएं क्या रह गई? कंपनी ने जो राजस्व निश्चित किया था वह अधिक था, जमींदारों के लिए इसे चुका पाना कठिन था। अब कंपनी ने क्या किया था? जो राजस्व, जो कर के रूप में जो पैसा इकट्ठे करने का जो कार्य सौंपा था, किसानों से जो कर लेना था वो कर बहुत ज़्यादा था, जिससे जमींदार उस कर को चुका पाने में असमर्थ थे। जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी ज़िम्मेदारी समाप्त कर दी जाती थी। अभी जमींदारों जमींदारों को जमींदार बना दिया गया था। अब जो जमींदार इस कर को अंग्रेज़ों तक नहीं पहुंचा पाता था तो उसकी ज़िम्मेदारी छीन ली जाती थी और इस आधार पर बहुत से जमींदारों की कंपनी ने क्या किया? ज़िम्मेदारी छीन ली। जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए धन खर्च नहीं कर रहे थे। अब जमींदार क्या कर रहे थे? ज़मीन में सुधार करने के लिए क्या नहीं कर रहे थे? कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार का कार्य वो नहीं कर रहे थे। अब 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक स्थिति में बदलाव आया, बाजार में कीमतें बढ़ी और खेतों का विस्तार भी हुआ। अब 19वीं सदी में क्या हुआ? स्थिति में कुछ बदलाव हुआ, बाजार में कीमतें बढ़ने लगी और खेती का भी विस्तार होने लगा, खेती में सुधार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आय बढ़ गई। इसमें ज़मींदार हैं वो भी मजबूत होने लगे, लेकिन सरकार की आय ज्यों की त्यों थी। अब सरकार के पास जितना पहले टैक्स था, कर के रूप में जो पैसा जाता था वही जा रहा था। इससे आगे क्या हुआ? क्योंकि सरकार राजस्व सदा के लिए निश्चित कर चुकी थी, अब उसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। अब सरकार ने तो पहले से अपना राजस्व है, अपना टैक्स के रूप में जो पैसा लेना है वो निश्चित कर दिया था, अब उसको नहीं बढ़ा सकती थी। 5वां टॉपिक है किसानों के लिए यह प्रथा हानिकारक सिद्ध हुई। अब किसानों के लिए यह प्रथा हानिकारक है। किसानों से अधिक लगान लिया जाता था, लगान चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, वह हमेशा के लिए महाजन का कर्जदार बन गया था। अब किसानों को कर्ज लेना पड़ रहा था इसको कर चुकाने के लिए, क्योंकि इतनी फसल हो नहीं पा रहे थे। वो महाजन थे जो पैसा कर्ज देने वाले थे, उनके गुलाम बनकर रह गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसकी समस्याएं क्या थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार से भिन्न थी, अलग थी, ये देखिएगा। जो महलवारी व्यवस्था थी वो 1822 में लागू की गई थी। जो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू था, अब यह 1822 में लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में इसको लागू किया गया। यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। किस प्रकार से अलग थी देखिएगा। इसमें राजस्व सदा के लिए निश्चित नहीं किया गया था। समय समय पर इसका बदलाव किया जा सकता था। एक तो राजस्व निश्चित नहीं था, समय पर इसका राजस्व में कटौती या बढ़ोतरी की जा सकती थी। इसमें राजस्व पूरे गांव का ग्राम समूह से एकत्रित किया जाता था। इसमें राजस्व पूरा करने के लिए क्या था, जो महाल थे उनसे राजस्व को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी है वो सौंपी गई थी। स्थायी बंदोबस्त में जहाँ व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अब स्थायी बंदोबस्त के आधार
जहाँ व्यक्ति विशेष की ज़मीन पर या मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर भी कितनी पैदावार यहाँ होती है, किस प्रकार की ज़मीन है, उसी आधार पर जो टैक्स है वो लिया जाता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो महलवारी जो व्यवस्था थी में उसका राजस्व भुगतान पूरे गांव, जिसे महल कहा जाता था, उसके द्वारा निश्चित किया जाता था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 4। इनको अच्छी तरह लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आए तो पूछ लेना। तो ये 4 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं 8वीं क्लास के। तो इन 4 क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। कोई समस्या रहे तो आप पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।